तो मेडिकोस इस वीडियो में बात करने वाले हैं एमबीबीएस फर्स्ट प्रोफेशनल ईयर के बायोकेमिस्ट्री का चैप्टर कार्बोहाइड्रेट। जनरल वे में हम इसको रैपिड रिवीजन के फॉर्म में लेकर चलेंगे, बट मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकूं, बट ज़्यादा डीप में हम नहीं जाने वाले इस वीडियो में। तो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे हम कार्बोहाइड्रेट क्या है। सबसे पहले आपने एक चीज़ ज़रूर पढ़ी होगी, जहाँ तक मुझे पता है, कि कार्बोहाइड्रेट्स में क्या क्या होता है। एक जनरल आपका जो है कार्बन होता है, सबसे पहले कार्बन के बाद यहाँ पर हाइड्रोजन होता है और इसके साथ में ही ऑक्सीजन भी होता है। तो एक यहाँ पर आपने फार्मूला भी पढ़ा होगा जो कुछ ऐसा होता है कि CH2O होल N, बट ये सभी कार्बोहाइड्रेट के लिए वैलिड नहीं है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और जैसे कि एक एग्जांपल आपको मैं बता दूं, आपको पता भी होगा पहले से कि डीऑक्सीराइबोस के लिए ये वैलिड नहीं होता। तो ये एक जनरल फार्मूला हम पहले कहते थे कि ऐसा होता है कार्बोहाइड्रेट के लिए, बट ये अब वैलिड नहीं है। इसके बाद हम यहाँ पर एक डेफिनेशन पे आ जाते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन क्या है, तो मैं क्या करता हूँ, वीडियो को पॉज करके यहाँ पर डेफिनेशन लिख लेता हूँ, जिससे आपका टाइम बचेगा थोड़ा सा। तो यहाँ पर मैंने डेफिनेशन लिख ली है। डेफिनेशन में आपको एक बार बता देता हूँ क्या है। एल्डिहाइड और कीटोन डेरिवेटिव मीन्स एल्डिहाइड और कीटोन डेरिवेटिव ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल और एस कंपाउंड डेट यील्ड दीज ऑन हाइड्रोलिसिस मीन्स ये इसको ऐसा ये भी बोल सकते हैं आप, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन है। तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन होते हैं ये, और या फिर ये हाइड्रोलिसिस करने पे ये ग्रुप दे रहे हैं, तो इनको हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट को क्या बोलेंगे हम, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। तो यहाँ पे मल्टीपल हाइड्रोक्सी ग्रुप हमें देखने को मिलते हैं। जैसा कि आपने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखा होगा, तो आप देख सकते हैं उसमें भी मल्टीपल हाइड्रोक्सी ग्रुप मिल रहे हैं। साथ ही में एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप में से हमें एक देखने को मिलता है। अगर एल्डिहाइड होगा तो हम इसको बोलेंगे यहाँ पर, एल्डिहाइड के केस में हम यहाँ पर बोलेंगे इसको एल्डोज शुगर, और अगर कीटोन होगा तो हम यहाँ पर बोलेंगे इसको कीटोज शुगर। तो ये डिपेंड करता है कि कौन सा ग्रुप उसमें प्रेजेंट है। तो एक जनरल डेफिनेशन जो बुक में दी हुई होती है वो हमने कवर कर ली है। इसके बाद आगे देखते हैं क्या है। इसके बाद हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पर क्लासिफिकेशन के बारे में बताएं आपको, तो सबसे पहले इनको डिवाइड किया गया है 3 में, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड। तो सैकेराइड का मतलब क्या है, सबसे पहले तो यहाँ पर हम ये देख लेते हैं कि सैकेराइड का क्या मतलब है। सैकेराइड का सिंपल मतलब होता है आपका शुगर, और सैकेराइड कार्बोहाइड्रेट को भी हम बोलते हैं, तो इसका सिंपल मतलब है शुगर। अब ये किस बेसिस पे डिवीज़न है, ये थोड़ा सा अगर आप समझेंगे तो आपको अच्छा रहेगा कि ये आप लिख सकेंगे। तो अगर हम ले रहे हैं कोई शुगर और उसको हम जो है उसका हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, वाटर में डिजोल्व कर रहे हैं, तो कितनी यूनिट हमें देखने को मिल रही हैं। ये मोनोसैकेराइड है, इसका मतलब है कि अब इसका हाइड्रोलिसिस नहीं हो सकता, मतलब कि अगर हम इसको हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें कोई और इससे छोटी यूनिट देखने को नहीं मिलेगी। ये ओलिगोसैकेराइड है। ओलिगोसैकेराइड के केस में आपको देखने को मिलेगा कि हाइड्रोलिसिस जैसे ही आप करेंगे तो आपको और भी यूनिट देखने को मिलेंगी। यहाँ पर ओलिगोसैकेराइड को आप जैसे हाइड्रोलिसिस करेंगे तो 2 to 10 यूनिट मिलेंगी, और मोर देन 10 आपको मिलेंगी पॉलीसैकेराइड में। तो मोर देन 10 आपको पॉलीसैकेराइड में देखने को मिलेंगे। इसी बेसिस पे ये क्लासिफिकेशन है कि आप हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं तो कितनी यूनिट आपको देखने को मिल रही हैं। तो मोनोसैकेराइड को हम यहाँ पर सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट भी कहते हैं, क्योंकि अब इसके बाद क्या है कि इसका कुछ होना नहीं है हाइड्रोलिसिस से, इसलिए हम सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट भी इसको बोल देते हैं। कुछ इसकी प्रॉपर्टी मोनोसैकेराइड की मैं यहाँ पर बता देता हूँ। तो जो प्रॉपर्टीज़ हैं कि ये कलरलेस होते हैं। अब देखो, अब ये मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा तो आपको ये याद हो जाएंगी प्रॉपर्टीज़ सभी। तो मैंने यहाँ पे क्या कर लिया है कि टाइम सेव करने के लिए लिख लिया है तीनों की प्रॉपर्टी, तो जल्दी जल्दी अपन यहाँ पर बात कर पाएंगे। देखो,
यहाँ पर मोनोसेक्राइड की अगर हम बात करें तो ये कलरलेस होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, फ्रीली सॉल्युबल होते हैं वाटर में और स्वीट टेस्ट में होते हैं। अब देखो कैसे याद करना है इस चीज़ को कि मोनोसेक्राइड एक आप अच्छे से जानते हैं एक मोनोसेक्राइड के बारे में, वो है आपका ग्लूकोज। ये एक हेक्सोज होता है, इसमें अभी बात करेंगे, इसमें एक क्लासिफिकेशन और है मोनोसेक्राइड के अंदर, तो उसकी बात भी करेंगे। बट यहाँ पर आप एक एग्जांपल याद रखिए, ग्लूकोज। अब ग्लूकोज जो है आपने देखा है, ग्लूकोज जो होता है वो कलरलेस होता है। मीन्स आपको ऐसे प्रॉपर्टी याद रखना है क्योंकि एग्ज़ाम में अगर आपको लिखना है प्रॉपर्टी तो आपको याद होना चाहिए, तो उसी के लिए मैंने कोशिश की है कि आपको याद हो जाए थोड़ा सा। ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, ये फ्रीली सॉल्युबल होता है वाटर में, ग्लूकोज आपने देखा होगा वाटर में सॉल्युबल होता है, और ये स्वीट टेस्ट होता है। तो आपको ये तो पता ही होगा कि ग्लूकोज स्वीट होता है टेस्ट में। और यहाँ पर ये पॉइंट क्रिस्टलाइन वाला था तो इसको भी बता दूँ कि क्रिस्टलाइन मतलब जो रवेदार होता है, जैसे आप उसको टच करके देखेंगे तो थोड़ा जैसे रवेदार रवा देखा होगा आपने, वैसा दिखता है। तो ये जस्ट प्रॉपर्टी है, आपको याद होगी, अच्छी बात है। तो यहाँ पर ओलिगोसेक्राइड की बात करें, अगर हाइड्रोलिसिस करोगे तो यहाँ पर मैं लिख दूँ ऑन हाइड्रोलिसिस हो रहा है ये सब, तो 2 to 10 यूनिट मिलेंगे। यहाँ पर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है ये ओलिगोसेक्राइड में। तो आपका ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि ग्लाइको का मतलब होता है शुगर। तो शुगर के बीच में जो दो शुगर मॉलिक्यूल के बीच में होगा, ये पॉलीसेक्राइड में भी प्रेजेंट होगा आपका ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। दो शुगर मॉलिक्यूल को आपको जोड़ना है, देखो यहाँ पे 2 to 10 यूनिट लिखा है, तो ये मान लो एक शुगर मॉलिक्यूल हो गया, ये दूसरा हो गया। अब इसको अगर जोड़ोगे तो ये एक बॉन्ड बनेगा, तो इस बॉन्ड का नाम हो गया हमारा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड हो गया। तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड हो गया, ये आपने पहले भी पढ़ा होगा बायोकेमिस्ट्री, जो आपकी नीट की प्रिपरेशन के टाइम पे है उसमें पढ़ा होगा आपने। तो यहाँ पर सिर्फ याद रखना है, प्रॉपर्टी में आप लिख सकते हैं तो अच्छा रहेगा। दूसरा यहाँ पर क्या है कि ये डाइसेक्राइड एबंडेंट होते हैं हमारे ओलिगोसेक्राइड के केस में। तो ओलिगोसेक्राइड जो होते हैं उनमें हमें डाइसेक्राइड सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं नेचर में। तो डाइसेक्राइड एबंडेंट होते हैं, फैक्ट है, याद करना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पर पॉलीसेक्राइड की बात करें तो मोर देन 10 यूनिट देंगे ये हाइड्रोलिसिस पे। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि पॉलीसेक्राइड को हम कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट तो कहते ही हैं, ये सिंपल थे, ये आपको याद होंगे, सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट हैं। ये कॉम्प्लेक्स हैं क्योंकि इनको डिवीजन करने पे मोर देन 10 यूनिट हमें देखने को मिल रही हैं, डिफरेंट यूनिट मिल रही हैं, डिफरेंट जो है अरेंजमेंट है इनका, इसलिए कॉम्प्लेक्स हैं। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है यहाँ पर कि इनको ग्लाइकेंस भी बोलते हैं। अब ये जो टर्म है ना ग्लाइकेंस, अगर ये एग्ज़ाम में आता है तो कुछ इस तरीके से आएगा कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ग्लाइकेंस। आप पॉलीसेक्राइड पे एक नोट नहीं लिख पाएंगे, जबकि आपको पता है कि पॉलीसेक्राइड क्या है। तो आप ग्लाइकेंस पे नोट नहीं लिख पाएंगे अगर आपको पता नहीं है कि क्या होता है इसका मतलब। इसका यूज टेक्स्ट बुक में भी किया गया है, आगे मैं बताऊंगा कि आपको ये कहाँ देखने को मिलेगा ग्लाइकेंस। तो उसके बाद यहाँ पर एक पॉइंट और देख लेते हैं, हाई मोलिकुलर वेट होता है, मोर देन 10 यूनिट है तो मोलिकुलर वेट तो हाई होगा ही, सिंपल सी बात है। स्पेयरिंगली सॉल्युबल होते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है इसलिए कोल्ड वाटर में इसकी सॉल्युबिलिटी कम हो रही है। तो वाटर में सॉल्युबिलिटी इसकी कम हो रही है धीरे धीरे, क्योंकि यहाँ पर कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है। अब जब सॉल्युबिलिटी नहीं है तो स्वीटिश अपीयरेंस कहाँ से आएगा, स्वीटिश कहाँ से होंगे जब सॉल्युबल ही नहीं हो पा रहे हैं। तो आपने देखा जैसे ग्लूकोज है वो स्वीट होता है टेस्ट में और सॉल्युबल भी होता है। इस तरीके से आप इन चीज़ों को याद रख सकते हैं। यहाँ पर जो ग्लाइकन वाला पॉइंट था इसमें मैं बताऊं कि यहाँ पर पॉलीसेक्राइड में दो क्लासिफिकेशन मिलेंगे आपको, होमोपॉलीसेक्राइड और हेट्रोपॉलीसेक्राइड। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, उसके बाद आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ।